आज का टॉपिक है तुम्हारा मौलिक अधिकार। कल हमने प्रस्तावना पढ़ ली। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं विरासत में इस देश की तरफ से और सरकार की तरफ से, ठीक है। इसका संरक्षक होते हैं तुम्हारे न्यायालय, चाहे तुम्हारा हाई कोर्ट हो फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। यहाँ मौलिक अधिकार की हमारी सुरक्षा व्यवस्था की बात सुप्रीम कोर्ट तक की जाती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज मौलिक अधिकार में अधिकार के आवश्यक लक्षण, अधिकारों के प्रकार, नैतिक और कानूनी दोनों। मौलिक अधिकार ऐतिहासिक परिदृश्य, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, संविधान में बढ़ते मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक हैं 35 तक हैं। मौलिक अधिकारों की आलोचना क्या क्या रही और मौलिक अधिकारों का महत्व क्या क्या है हमारे निजी जीवन पर, ठीक है। तो मौलिक अधिकार भी हमने दो प्रकार के बताए थे, एक नैतिक और एक कानूनी। तो नैतिक और कानूनी, जो नैतिक हैं ये अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते और जो कानूनी अधिकार हैं ये राज्य द्वारा रक्षित कानून है। रक्षित का मतलब ही यही है रक्षा करे, राज्य तुम्हारे मूल अधिकार की रक्षा करे, ठीक है। तो ये कानून वो मूल अधिकार हमें 6 प्रकार के दिए गए, वैसे हमारे 7 थे। एक इसमें संपत्ति का अधिकार भी था, आगे चलकर हम बताएंगे तुम्हें। संपत्ति का अधिकार केशवानंद भारती मामले में ज़्यादा उछाल तूफान पकड़ा उसने और फिर उसे ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 31 से लेकर उठाकर कहाँ पटक दिया गया 300A में, ठीक है। इतना सब जानते हैं। मैं पॉलिटी तुम्हें पढ़ाऊँगा, मूल अधिकार सबको याद है, 14 से 18, 19 से 22 सबको याद है, 23, 24, 25 से 28, 29 से 32 हमने सार पढ़ लिया, गीता का सार पढ़ लिया, ठीक है। उन लोगों की मेहनत जो लोग देश गए विदेश गए वहाँ से ढूंढ कर अच्छी बातें लेके आए और तुम्हारे संविधान में डाल दी गई, ठीक है। उसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे समानता का अधिकार पहला दिया गया, जिसमें समानता की बात की गई थी तुम्हारी राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। 3 तरह की समानता थी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। आर्थिक से मतलब था लोगों का उत्थान करना, सामाजिक से मतलब था जो वर्ग दबा हुआ उसका, ठीक है, उत्थान करना। राजनीतिक था कि राज्य तुम्हें क्या क्या दे सकेगा। ऐसे स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता और संगठन की स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता, ये सब हमें कौन देता है मौलिक अधिकार। तभी तो वो मौलिक अधिकार हैं जो हमें जन्मजात से मिलते हैं, जन्म से ही मिल जाते हैं हमें मौलिक अधिकार, ठीक है। जीने का अधिकार है तो वो तो है। तो कुछ अधिकार हमारे ऐसे हैं, जैसे मैंने एक बताई थी, भारत में कभी भी इमरजेंसी लगती है तो हमारे मूल अधिकार को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है उतने दिनों के लिए जितने टाइम तुम्हारी इमरजेंसी चलेगी। इमरजेंसी जैसे बाह्य आक्रमण होता है, तो बाह्य आक्रमण जब हो रहा है, सेना व्यस्त है, सरकारें व्यस्त हैं, तो उस समय क्या आप मूल अधिकार मांगोगे? नहीं, हमें नौकरी चाहिए आर्टिकल 16, नहीं हमें इस चीज़ की हमें पूजा चाहिए, ये चाहिए। तो कोर्ट, सेना, सरकारें सब व्यस्त होती हैं, उस समय इमरजेंसी लगा दी जाती है, तो मूल अधिकार भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। उसमें कुछ मूल अधिकार हैं वो शुरू रहते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 वो नहीं ख़त्म किए जाते, ठीक है। अब कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो हमारे देशवासियों को ही, यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे कह सकते हैं आप, आर्टिकल याद रखो 15, 16, फिर 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 3 लाइन याद रखनी है तुम्हें, 15, 16, 19, 29, 30। ऐसा पूछा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को नहीं है। आर्टिकल दे दिए जाएंगे तुम्हें, आर्टिकल दे रहा हूँ तुम्हें, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 18, और फिर दे दूंगा ए और बी दोनों, सी केवल, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो 15, 16 दोनों कैसे हैं, भारतीय नागरिकों के लिए हैं, बाद बाकी 19, 29, 30 ये भारतीय के लिए, बाद बाकी ये सब के लिए, देशी और विदेशियों के लिए। क्योंकि देखो 19 कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, कहीं रहने बसने की आज़ादी। अब ऐसे रहने बसने की आज़ादी विदेशी को दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएंगे वो तो गोरे वाले फिर से आ जाएंगे, इसीलिए आर्टिकल 19 हटा दिया। नौकरी से संबंधित या नौकरी में आरक्षण से संबंधित या सबके लिए समान आरक्षण या समान स्वतंत्रता, समान अवसर, ठीक है, शिक्षा में और नौकरी के लिए आर्टिकल 16 कहता है। तो आर्टिकल 16 के तहत अगर जो विदेशी आ गए तो क्या उनको भी यही दोगे? नहीं दोगे। आर्टिकल 15 नहीं दे पाओगे, आर्टिकल 19 नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो भी माइक पकड़ के आ जाएगा, हर नेता से हर आदमी सवाल करने लगेगा। आर्टिकल फिर 19, 29 और 30 ये भी क्या है, आर्टिकल भारतीयों के लिए हैं केवल, और
गैर भारतीय के लिए नहीं है। ठीक है, अब उनमें से ये दो हमने बात कर ली, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करेगा, समानता अधिकार है। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारी स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत और ये विचार एवं और अंतकरण की और नैतिक, ये सब संगठन की स्वतंत्रता, ये सब हमें कौन दे रहे हैं? मूल अधिकार। संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया तुम्हारा, शिक्षा का अधिकार बरकरार है। पहले राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता था, अब क्या हो गया है? आर्टिकल 21 से जुड़ गया तो मूल अधिकार बन गया हमारा। जीवन का अधिकार और परिवार का अधिकार, ये सब क्या थे? हमारे मूल अधिकार हैं। बात करें राजनीतिक अधिकार की तो मत देने का अधिकार, वोट दे सकते हैं, वोट ले भी सकते हैं, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का भी अधिकार और सार्वजनिक पद पर सार्वजनिक पद ग्रहण करने का भी अधिकार। सार्वजनिक पद कौन सा हो सकता है? प्रधान, विधायक, ये सार्वजनिक पद हैं। कोई भी अपना उठकर आकर अपना इलेक्शन लड़ सकता है, सबको अधिकार है। तो ये कैसे अधिकार हुए हमारे? राजनीतिक। कैसे हुए? राजनीतिक। राजनीतिक समझ में आ रहा है कि राजनीति में हम जा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, वोट ले भी सकते हैं और मत दे सकते हैं, मत इससे ले भी सकते हैं। आवेदन पत्र और सम्मति देने का भी अधिकार हमको मिलता है राजनीतिक अधिकार में। राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है, लेकिन कैसे? ऐसे नहीं कि डायरेक्ट तुम सरकारी संपत्ति को जला दो, बुझा दो, ये राज्य का विद्रोह नहीं है। हथियार बंद होगा। हथियार बंद का मतलब है आप शांति से, जैसे गांधी जी बैठते थे अनशन पे, वैसे बैठ सकते हो, अपनी मांगें मीडिया को बुलाकर मंगवा सकते हो। कहीं भी मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसावादी बनकर कहीं भी बैठकर अब राज्य की क्या कर सकते हो? विरोध में जा सकते हो। जैसे राज्य सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला रही है, ऐसा कुछ झूठे जुमलेबाजी कर रही है, तो आप बैठ सकते हो। ठीक है, लेकिन कैसे? शांति प्रिय। ठीक है, इसका भी अधिकार है हमारे पास। ठीक है, तो ये अधिकार है हमें, जो हमें किसने दिए? ये संविधान ने मौलिक अधिकार में, ये हमारे जन्मजात अधिकार हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। अब मैंने दो चैप्टर छोड़ दिए, एक राज्य और दूसरी नागरिकता। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 दोनों ही छोड़ दिए और उनको लूँगा मैं अलग। ठीक है, तो मैं बात मौलिक अधिकार की कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था, पहले वो 5 मजबूत चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद सब जो बनना न रहे तुम्हारा। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 वो आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन हमने लिए कहाँ से हैं? अमेरिका से। विकास सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, लेकिन हमने लिए कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट रखना। वो पूछे, और जो विकास की बात तो कहाँ से? इंग्लैंड, और हमने लिए हैं अपने संविधान में तो अमेरिका से। वहीं एक शब्द और आ जाता है मौलिक कर्तव्य, जो आगे पढ़ेंगे हम। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? रूस से। कहाँ से लिए? यूएसएसआर से। ठीक है, रूस कह दो या यूएसएसआर बोल दो। मूल अधिकार की बात होगी तो अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य की बात होगी तो यूएसएसआर, रूस। ठीक है, अब तो रूस ही लिखा आता है, यूएसएसआर भी लिखा आता है, सोवियत संघ भी लिख देता है, उसे ही बोलते थे सोवियत संघ। ठीक है, अब देखो ऐतिहासिक मांगे आई हमारी। सबसे पहले 1895 में दादा भाई नौरोजी निकल कर पहले आदमी आए, इन्होंने आंकड़ा लगाया सबसे पहले, एक आदमी की प्रति व्यक्ति आए, और इन्होंने सबसे पहले मांग रख दी 1895 में, हमें स्वराज चाहिए, हमारे देश के लिए हमें एक संविधान चाहिए। कुछ इसमें मांगे थी, तो इन्होंने भारत का संविधान विधेयक पारित किया और एक स्वराज विधेयक को भी पारित किया। उसमें कुछ शर्तें रखी, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं मांगी। फिर 1915 में आके फिर एक मांग और आती है, वो द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में 7 अधिकारों को लेकर आती है, लेकिन इनको भी नहीं माना गया। ऐसे 28 में नेहरू लाते हैं, 46 में कैबिनेट मिशन इसको अपनी ओर से लेके आता है कि हम तुम्हारे संविधान के लिए तैयार हैं। ठीक है, संविधान के लिए तैयार हैं। कई हमारी मांगी, चाहे माल्य मिंटो सुधार हो तुम्हारा 1900, ठीक है, 9 का, चाहे 1919 का, चाहे 1927 साइमन हो, चाहे क्रिप्स हो तुम्हारे 42 का, बहुत सारे हमारे लिए आए। 35 का भी अधिनियम आया, लेकिन उनमें हमारी सब में क्या था? पूरी तरह से स्वराज्य नहीं था, पूरी तरह से पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं कही गई तो किस में? कैबिनेट में। जो 3 लोग आए थे, अलेक्जेंडर और तो अब मालूम होने आगे के नहीं आए, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं तुम्हें। जो क्रिप्स में कैबिनेट में सुनाया था, उसमें 3 लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपको अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को बिठाएंगे, हर व्यक्ति 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और आप अपना संविधान बनाने के लिए तैयार हो जाइए। और बंटवारे की भी मांग वो लेके आए थे। ठीक है, तो बंटवारा करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि 40 से मांग चल रही थी पाकिस्तान को अलग करने की। सप्रू जी आते हैं, तो सप्रू जी ने इसे 2 भागों में बांट दिया मूल अधिकार को। एक बांट दिया तुम्हारा प्रवर्तनी और जो मूल अधिकार होंगे, एक अप्रवर्तनी, जिनमें कोई प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, वो होगा तुम्हारा डीपीएसपी।
ये राज्य देगा तुम्हें और ये तुम्हें स्वतः मिलेंगे। इसकी रक्षा होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, और इसकी ये बाध्य नहीं होंगे, डीपीएसपी बाध्य नहीं होंगे, इन पर केस नहीं किया जा सकता। राज्य की पॉलिसी होगी तो तुम्हें कराई जाएगी अच्छे से अच्छी व्यवस्था, और उसकी पॉलिसी में नहीं है तो नहीं कराई जाएगी। आप मांग नहीं कर सकते, राज्य अब मांग की इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर 5 साल बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा, उनकी जो मांगें क्या क्या वो देंगे उस हिसाब से तुम वोट देते हो। वो कराएंगे या नहीं कराएंगे वो उनके पक्ष में, नहीं करा रहे हटा दो अगले साल। क्यों, तुम्हें तुम्हारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं तो हटा दो, वोट दो और हटा दो, ठीक है। इसीलिए डीपीएसपी सिर्फ कौन देगा, राज्य देगा, लेकिन मूल अधिकार कौन देगा, सरकार भी देने पड़ेगा और ये समाज भी देगा। मूल अधिकार ये समाज भी देगा और सरकार भी देगी। इसकी रक्षा हमारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करेंगे। हाई कोर्ट करेगा हमारा 226 आर्टिकल से और सुप्रीम कोर्ट करेगा हमारा आर्टिकल 32 से, ठीक है। तो 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 से हाई कोर्ट करेंगे, ठीक है। संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। मूल संविधान में 7 अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को मैंने जैसे बताया वो खत्म कर दिया गया, आर्टिकल 31 से उठा के 301 में पटक दिया, ठीक है। वर्तमान संविधान में 6 अधिकार हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 लगे या 365 या 360, ठीक है। इनमें समय आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते, बाद बाकी सब निलंबित कर दिए जाते हैं उस समय तक जब तक इमरजेंसी हट नहीं जाती, सब व्यवस्थाएं सामने नहीं हो जाती, तब तक ये सारे कैसे रहेंगे, लॉक रहेंगे, ये दोनों अनलॉक रहेंगे, ठीक है। आ गया संविधान में मौलिक अधिकारों की दृष्टि से नागरिकों में विदेशियों में अंतर किया गया है। कुछ नागरिकों को प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। 19, 29, 30 ये किसको लागू हैं, हमारे नागरिक को। इसके अलावा सब मौलिक अधिकार विदेशी भी ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों इनके अलावा, ठीक है। ये स्थायी नहीं है, संसद में कटौती या कमी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों में गुप्तचर, इन संविधान में आर्टिकल 33 से लेकर 33 तक बात की गई है। ये नियोजित हैं, अर्थात व्यक्तियों का उनका उल्लंघन होने पर अदालत की जाने की अनुमति होती है, ठीक है। अदालतें हमारी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। संविधान 6 अधिकारों में बांटा गया। तुम्हारे 6 अधिकार थे, वो 6 अधिकार क्या क्या थे, एक 14 से 18 है तुम्हारा समानता का अधिकार। इसमें कहीं ना कहीं हर आर्टिकल में समानता की बात की गई है, चाहे तुम्हारी नौकरी से या पेशा से या जन्मजात से या तुम्हारे लिंग वंश या तुम्हारे काले गोरे भेदभाव से या छुआछूत से या फिर किसी ऐसे अवसर से या जिसे किसी इनाम या नाम या शोहरत, इन सबसे अधिकार दिए गए हैं। क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या नहीं ले सकते, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है, आप क्या क्या बोल सकते हो, कहाँ कहाँ रह सकते हो, क्या क्या व्यवसाय कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, ये सब आर्टिकल 19 से 22 में। ऐसे ही बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24, लोगों का शोषण न हो, बच्चों का शोषण न हो, इसकी बात की जाएगी किस पर, 23 से 24 पर। जैसे बेगारी न करा लेते हैं आज लोग, जैसे आदमी को 5,000 रुपये दे दिए पहले से जा एंजॉय कर, अचानक से 2 साल बाद क्या होता है, वो गरीब आदमी है, वो नहीं चुका पाता तो 5,000 रुपये ब्याज लगा कर जब कौन सी ब्याज चलाते हैं उसमें 5 के 50 कर देते हैं, फिर कहते हैं तुझे काम करना होगा हमारे यहाँ, और नहीं तो भैंस दे या फिर अपनी ज़मीन दे, ठीक है। तो वो आदमी फिर ज़िंदगी भर उसके यहाँ पर काम करता है, उसे कहते हैं बधुआ मजदूरी। तो बधुआ मजदूरी और ये बच्चों से कम कराने के लिए आर्टिकल 23-24 आएंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, लोग कुछ मंदिर बनाएंगे, कुछ मस्जिद बनाएंगे, कुछ चर्च बनाएंगे, कुछ गुरुद्वारे बनाएंगे, इसकी सब स्वतंत्रता किस में हो गई, 25 से 28 में। उसके बाद में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29 से 30, इसमें मोटा मोटा ले लेते हैं, अभी भी अंदर पढ़ेंगे। 29 और 30 में बात कही गई है कि हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हमारा हिंदी राज्य है तो हम हिंदी में अपना स्कूल पढ़ सकते हैं, हिंदी में शिक्षा ले सकते हैं। कोई कहता है हम उर्दू में पढ़ाना चाहते हैं, मदरसे की स्थापना, तो मदरसा कर सकता है वो, ठीक है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से ये सारी व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब ये सब कुछ यहाँ से यहाँ तक जो हमने समझा सीखा, उसकी सबकी व्यवस्था किसमें की जाएगी, इसका पालन किससे के द्वारा किया जाएगा, आर्टिकल 32 के तहत। तो इसीलिए इसे कहते हैं आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। कौन कहते हैं, अम्बेडकर साहब कहते हैं संविधान की आत्मा। तो असल में क्या है, आर्टिकल 32 है, क्योंकि जो भी हमें मूल अधिकार जन्मजात से मिले उसकी रक्षा कौन कर रहा है, आर्टिकल 32 कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है। उसके बाद शुरुआत करेंगे आर्टिकल 12 से, फिर ऐसे पढ़ते जाएंगे, आर्टिकल 20 तक पढ़ेंगे आज, फिर 20 के बाद में 21 से 25 तक, कल 25 से 32 तक, फिर तो कोई कुछ रहता नहीं इसमें। आर्टिकल 32 कहता है कि इसमें प्रयुक्त राज्य शब्द दिया है, सबसे पहले दिया राज्य शब्द। क्या दिया है, राज्य। राज्य का मतलब क्या है कि राज्य
किसी राज्य से मतलब नहीं है। राज्य का मतलब होता है किसी एक देश से। राष्ट्र में क्या होता है कि राष्ट्र में कई राज्यों से मिलकर क्या बना होता है, राष्ट्र बना होता है। अब राष्ट्र की हम क्यों नहीं बात कर रहे अभी राष्ट्र की इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम तो कभी अलग मानते ही नहीं राज्यों को। हमारा तो भारत कैसा है, अखंड है, हमारा तो खंड मानते ही नहीं। राज्य तो राष्ट्र तो वो कह सकते हैं अमेरिका वाले, उनकी दोहरी नागरिकता है, वो अलग अलग चलते हैं, राज्य अलग चलते हैं उनके, देश अलग चलता है। तो हमारा देश और राज्य है तो एक ही, हम एक ही नाम से जानते हैं, सिर्फ भारत, इसीलिए भारत को बोलते हैं राज्य। ठीक है, तो राज्य शब्द का इसे प्राप्त किया गया है। तो राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार व संसद, याद रखना, भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी मतलब तुम्हारे नगर निकाय जो होते हैं वो, या अन्य प्राधिकारी उनसे छोटे वाले प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति या निकाय जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश से अधिसूचना आदि बनाने की शक्ति है, जैसे नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायत, LIC समझ रहे हो, बीमा, सेल कंपनी है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, विश्वविद्यालय या फिर ONGC, ये अपना कानून, अपना अधिकार या इनको अपना खुद का मौलिक अधिकार अपने स्टेट में बना सकते हैं। नहीं समझे? फॉर एग्जांपल ये मेरी कोचिंग है, हमारी कोचिंग है सबकी, हमारी कोचिंग में किसका राज्य चलेगा, हमारा। ये हमारे लिए क्या है, एक स्टेट है, ये हमारे लिए क्या है, हमारा राज्य इतना एरिया पूरा, ठीक है। अब इसमें कानून क्या चलेंगे, जो हमने बनाए, बाहर का आदमी के लिए कानून नहीं है। तो हमारे लिए ही तुम्हारे कुछ नियम हैं, वो है तुम्हारे मूल अधिकार, हमारे नियम बना सकते हैं हम। हमारा नियम ये है कि बाहर का आदमी बिना पूछे अंदर नहीं आएगा। दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आ सकता जो यहाँ पर उपद्रव मचाए, दूसरा नियम। तीसरा नियम हमारा ये है कि ऐसा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जिसकी उम्र 25 या 30 साल से ऊपर हो, क्योंकि उसकी एज निकल चुकी है जिसकी हम पढ़ाई करा रहे हैं, ये हमारे नियम है। इसके विरुद्ध कोई आएगा तो हम उस पर क्या कर देंगे, एक्शन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल एक और, जैसे आर्मी का कोई एरिया होता है, आर्मी के एरिया के सामने कहीं बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, एक हॉर्न होगा, हॉर्न पे एक बेल लगा होगा कि हॉर्न बजाना यहाँ पर क्या है, नॉट अलाउ, ठीक है। तो वहाँ पर आप हॉर्न नहीं बजा सकते, आप हॉर्न नहीं बजा सकते। आप कहो मैं तो आर्टिकल 19 से लेके आ जाऊँ स्वतंत्रता, मैं तो बजाऊँगा, सभा करूँगा यहाँ पर, लेकिन वो स्टेट किसका है, वो एरिया किसकी है, आर्मी वालों के लिए, इसीलिए वहाँ पर आप उनके अधिकारों को मानना होगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो कंपनियां या विश्वविद्यालय, ONGC या नगर पालिकाएं, ये अपना कानून बना सकती हैं, अपने अधिकार बना सकती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 12 कहता है कि सबके अपने अपने अधिकार होंगे, उस पर कोई एक दूसरे के अधिकार में खलल नहीं डालेगा, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। यह मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। सीधा कहो कि सबकी रक्षा करने वाला कौन है, आर्टिकल 32 तो सुनता है, लेकिन आर्टिकल 13 क्या कहता है, ये सुरक्षा कवच है किसका, मूल अधिकारों का। ये कहता है कि अनुच्छेद 13 एक कहता है, यह घोषित करता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले की प्रचलित सभी विधियाँ, यहाँ से पढ़ो, लागू होने से ठीक पहले की प्रचलित सभी विधियाँ उस समय मात्रा तक शून्य हो गई जिस तक वे भाग 3 के उपलब्धों से असंगत हैं। मतलब जो बदल गया उसका ढांचा जो बना हुआ है उसे आप बदल नहीं सकते, उसमें अंदर तो विचार कर सकते हो लेकिन उसे बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि अभी समानता का अधिकार है और समानता का अधिकार हटा दो, अब असमानता चलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो लिख गया वो परम सत्य है, उसमें सुधार हो सकता है, उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो आर्टिकल 368 के द्वारा, ठीक है। यही कहता है आर्टिकल 13 यह घोषणा करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को शून्य करती हो। ये आर्टिकल 13 एक चीज़ और कहती है कि राज्य की कोई भी सरकार या कोई भी इस देश की सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे जो हमने मूल अधिकार दिए हैं संविधान ने, तो उन मूल अधिकारों का हनन हो। ऐसा कोई कानून लेकर नहीं आएगी जिससे मूल अधिकार क्या हो, इसका उल्लंघन हो। मूल अधिकार जो मिले हैं वो जनजाति मिले हैं, ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि अब किसी जाति को लेकर, मान लो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 में या आर्टिकल 15 किसी जाति विशेष को लेकर एक तरफा किसी की मदद की जाए और जातियों को मत न भेजी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कौन कहता है, आर्टिकल 13, ऐसा नहीं करने देंगे हरगज, ठीक है। इसमें विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि जैसे सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि जो भी हैं मूल अधिकार हैं वो स्पष्ट हैं। इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 367 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती। इससे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जोड़ा गया था कि 68 के द्वारा इसमें स्ट्रक्चर नहीं बदला जाएगा, अंदर चीज़ें क्लॉज हटाई और बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार भी हटा दिया गया था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था।
और जो 13 बनाम 368 में दोनों लड़ाई हो गई। देखो यहाँ पर आर्टिकल 13 कौन चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट। और 368 कौन चला रहा है? संसद। अब संसद में और सुप्रीम कोर्ट में हो गए मतभेद। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो मूल अधिकार हैं, मैं निभाऊंगा। संसद कहता है कि तुम मूल अधिकार निभा रहे हो, अच्छी बात है, इसमें संशोधन हम कर सकते हैं। वो नहीं कर पाओगे। वो कहे हमें कानून बनाने का अधिकार दिया है संविधान ने, हम कानून बना सकते हैं, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और पालना करने का न्यायपालिका के पास। अब वो कह रहे हम पालना करेंगे और वो कह रहे थे हम कानून बनाएंगे। वो कह रहे ऐसा कानून तुम नहीं बनाओगे जिसमें हमें परेशानी हो। ठीक है, दोनों विवाद चलते हैं। पहला केस निकल के आता है शंकरी प्रसाद का, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ। ठीक है, इससे 1991 इस न्यायालय ने आर्टिकल 13 की बाध्यता अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होती, अर्थात संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है पहली बार। उन्होंने कहा शंकरी प्रसाद इस फैसले में निकल के आया कि संशोधन हो सकता है किसमें? मूल अधिकार में। ठीक है, लेकिन सज्जन सिंह निकल के आते हैं, वो भी यही पुष्टि की गई कि संसद में 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर आते गोलखनाथ, इन्होंने खेल पलट दिया। उन्होंने कहा इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों को बदल दिया और कहा अब संसद फैसला नहीं सुना सकती, फैसला सुनाएंगे हम, जो बदलाव करते आ रहे हैं वो बदलाव नहीं होगा, मूल अधिकारों को नहीं बदला जाएगा। चिढ़ गए। अब संसद को लगी मिर्ची। तब प्रेजेंट में कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अच्छा ऐसी बात, चलो। वहाँ पर जो चल रहे थे किलेबाजी, जो जमींदारों की ज़मीन ली जा रही थी रजवाड़ों की, उन ज़मीनों में गोलकनाथ उनकी केशवानंद भारती की भी ज़मीन गई। केशवानंद भारती वाले जान लो, ने एक मठ था, एक मंदिर था, लेकिन बहुत सारी ज़मीन उस मंदिर से जुड़ी हुई थी। तो बेनामी जगह या ऐसी ज़्यादा जगह वो सब सरकार क्या कर रही थी? तब छीन रही थी। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तब लिखा था किसमें? मूल अधिकार में। केशवानंद भारती पहुँच गए बैठ मोटरसाइकिल पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा देखो मेरा मूल अधिकार है, मूल अधिकार सरकार ने छीन लिया है, बाबूजी मेरी मदद करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद से, संसद ने कानून बना दिया। संसद के पास क्या था? कानून। उन्होंने कहा आज से संविधान में मूल अधिकार जो हैं, तो आज से हम कह रहे हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार ना होकर अब क्या हो जाएगा? विधेयक का अधिकार हो जाएगा। यानी हमने कानून बना दिया, अगर जो तुम्हारे पास संपत्ति है तो टैक्स देना पड़ेगा। संपत्ति एक लिमिट में रख पाओगे, ज़्यादा होगी तो उस पर सरकार को क्या देना होगा? कर देना होगा। ठीक है, ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। ठीक है, अब ये हो गया। तो इनकी ज़मीन तो चली गई, लेकिन इनका एक ऐसा केस निकल के आया जिसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और कहा कि संपत्ति जो जा रही है वो कोई बात नहीं, आर्टिकल 31 से उठकर 300 में पहुंच गई। लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला ये निकल के आया, जमीन तो चली गई बेचारे की, लेकिन एक प्रस्तावना को संविधान का अंग बना गई। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामले में मूल अधिकारों में परिवर्तन तो कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। यहाँ पर ऐसा लगता है कोर्ट डर गया इस वाले मामले से, मतलब प्रभावी जो सरकार थी उसने धमकी दे दी हम यही बदल देंगे, आज से सुप्रीम कोर्ट न फैसला सुनाकर अब संसद कोर्ट चलाएगी। तो उसने कहा तो ठीक है बाबूजी मान लिया, आज से जो तुम्हारा हम बात बिगाड़ रहे थे तो आज से थोड़ी हम नरवाई दे रहे हैं, पर एक शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी, संपत्ति का अधिकार जैसे तुमने हटाया है जिस प्रकार, उस हिसाब से कानून बनाया है, उस हिसाब से जो मूल ढांचा है, मतलब आर्टिकल 16 में जो बात लिखी हुई है उसमें क्लॉज जोड़ सकते हो आप, आर्टिकल 16 नहीं हटा सकते। जैसे वर्तमान में 370 हटा दिया आर्टिकल, ऐसे क्या नहीं कर सकते? ऐसे ही आर्टिकल 16, 15, 14 जो भी हैं तुम्हारे मूल अधिकार के, वो स्ट्रक्चर नहीं बदलोगे, ढांचा मूल ढांचा नहीं बदलोगे, अंदर की बातें आप बदल सकते हो। थोड़ी सी नरमाई लगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। बाद में मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, एक और केस पड़ता है। इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 368 में 4-5 को छोड़कर संसद ने संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। किससे कर दिया? किसको? संसद ने संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया कि अब हम जो संशोधन करेंगे उसमें संविधान में, उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है नहीं, हम आपस में वोट डालेंगे, कानून बनाएंगे और उस पर तुम्हें काम करना है। ठीक है, क्योंकि कौन छिड़ गया? संसद, और संसद का मुखिया इंदिरा गांधी। उन्होंने मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ में कह दिया स्पष्ट कि अब जो भी कानूनी अधिकार या जो भी संशोधन होगा हम उसमें सुप्रीम कोर्ट की राह नहीं लेंगे, न्यायपालिका की राह नहीं लेंगे। और न्यायालय ने इससे संशोधन को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि क्या होता है उससे खिसाना वार्ड क्या कहते हैं, दिवाली का आता है, वो हिसाब हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन उन्होंने अर्थात संविधान संशोधन की
न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन लास्ट में एक ऑप्शन दे दिया, देखो सिर्फ तुम समीक्षा कर सकते हो, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब हमने कानून बना दिया, कोई भी कानून हो, उसको सिर्फ आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाओगे, संसद ने कह दिया। ठीक है, आ गया आर्टिकल 14 कहता है विधि के समझ समानता, कानून सबके लिए बराबर रहेगा। आर्टिकल 14 चिक देखो 12 समझ लिया। 12 क्या कह रहा था, राज्य यानी कोई राज्य का मतलब जो भी, जैसे कोई कंपनी हो, कोई निकाय हो, या कोई भी किसी की प्राइवेट जगह या सरकारी जगह हो, वो उसके अपने अपने अधिकार हैं। ठीक है, वो अपने अधिकार मानने के लिए बाध्य हैं। उनके अधिकार में कोई खलल डालेगा तो वो ठीक नहीं होगा, कोर्ट में जा सकता है वो आदमी। जैसे हमारी कुछ अधिकार थे, मैंने बताया जैसे कि हमारी कुछ अधिकार हैं, कोई आता है उनका हनन करता है तो हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे अधिकार हैं। जैसे सेल कंपनी आई, तुम्हारे विश्वविद्यालय आई, यूनिवर्सिटी में कह दिया है कि पहले से कह दिया हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग नहीं पढ़ सकते जो क्रिमिनल कोर्ट से या फिर ऐसे कोर्स की सज़ा पा के आए हैं, तो नहीं आएंगे, क्योंकि उसके नियम हैं, कुछ वहाँ के अधिकार हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल हैं। आर्टिकल 12 कहता है, 13 कहता है कि मैं जो भी आर्टिकल लिखे हुए हैं मूल अधिकार में, उनकी रक्षा करूँगा, और कोई भी आई हुई इधर से उधर से कोई भी गलतियाँ इसमें शामिल नहीं होने दूंगा। आर्टिकल 13 सबका सुरक्षा कवच। ठीक है, मूल अधिकार का सुरक्षा कवच। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समान, विधि के समक्ष सब समानता है। जो 14 से हम 18 तक क्या पढ़ेंगे, समानता। तो 14 से 18 में पहला ही पढ़ेंगे 14वां कि विधि के समान समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। अब सोच लो, अब जैसे एक विवाद हुआ है कहीं पे, एक तरफ विधायक जी का बेटा है और एक तरफ एक आम आदमी है, दोनों में झगड़ा होता है। कमी विधायक जी के बेटे की है तो सज़ा विधायक जी के बेटे को मिलनी चाहिए। क्यों क्या मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो विधायक का हो चाहे किसी और का हो। आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कुछ भी हो सकता है कि विधायक जी का बच्चा जाए उसकी जगह कोई और चला जाए, वो अलग बात है। लेकिन हमारा मूल अधिकार है कि सबके लिए कानून बराबर है। 20 कोड़े अगर जो उस आदमी पड़ेंगे तो 20 कोड़े सामने वाले पर भी पड़ेंगे, और जो सज़ा है तो, क्योंकि जो भी सज़ा 3 साल की उसे मिली है और जो उसे भी मिलनी है तो उसे भी मिलेगी। ये कौन कहता है, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष सबको क्या है, समानता है। ठीक है, विधि के समक्ष सबको समानता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए राज्य एक समान कानून बनाएगा, उस कानून को सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू करेगा। ब्रिटिश न्यायवादी डायसी ने अपनी पुस्तक द लॉ इंस्टीट्यूट में समता के अधिकार को ब्रिटिश शासन के सिद्धांत को मूल तत्व कहा है। उन्होंने कहा है कि ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, डायसी। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 क्या कहता है, जन्म, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आदमी गोरा है या काला है। काले को काला नहीं कहेंगे, गोरे को गोरा कह दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काले को कालू कह दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसका अधिकार है, काले को कालू नहीं कहोगे। किसी के जन्म के उस पर कोई मान लो किसी भी जाति में है, आप लगता है तुम्हें हम ऊंची जाति में है तो उसको क्या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं ऊंची जाति वाले को नौकरी दे दें और निम्न जाति वाले को नौकरी न दें, ऐसा नहीं। तो जात हमारा ही सरकार धर्म, मूलवंश, जाति, काले गोरे, जन्म स्थान के स्थान पर हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या, हमारी सरकार क्या नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। तो कोई भी आदमी किसी के लिए भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि ये मूल अधिकार तो समाज के लिए भी हैं और राज्य के लिए भी हैं। राज्य मतलब सरकार के लिए भी हैं, दोनों लोग प्रयोग करते हैं इसे। ठीक है, यूज करते हैं। अब जैसे कहीं से कोई आया बिहारी, बिहार के लोगों को बिहारी बोलते हैं, तो उसको ऐसे नहीं कर सकते तू बिहारी है हमारे यहाँ नौकरी करेगा भाग, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अधिकार है, मूल अधिकार है, वो राज्य में कहीं भी क्या कर सकता है। अब उसे वहाँ के स्थान के नाम पर बिहार से है, इसीलिए उससे क्या नहीं कर सकते, आप भगा नहीं सकते। तुम नौकरी नहीं देना चाहते अलग बात है, लेकिन और लोगों को दे रहे हो तो उसका भी हक बनता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्थान के आधार पर। लिंग के आधार पर क्या है, महिला या पुरुष है, वेतन समान देना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि महिला है तो इसीलिए इस पर ड्यूटी कम और पुरुष है इस पर ड्यूटी ज़्यादा, ऐसा भी नहीं किया जाएगा भेदभाव। ठीक है, तो ये सब व्यवस्थाएं किस में है, आर्टिकल 15 में। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक लाइन में सारा कुछ वही है जो आप समझना चाहते हैं। ठीक है, देखो समझने के लिए क्या है, संविधान जो पॉजिटिव है वो सोचते जाओ। अब हेडलाइन तुम्हें मालूम पड़ गई, इससे हिसाब से जो चीज़ थ्योरी है वो एक बार नजर मार लो पूरी में, क्योंकि उसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्लॉज तुम्हें पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ नंबर हैं, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, ये सब क्लॉज हैं। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है आर्टिकल 15 में। बात क्या की गई है, बात की गई है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या है,
प्रतिषेध है, ठीक है। ऐसे राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। मतलब और ऐसे ही आता है कि अनेक नागरिक, जैसे बात करता है ये कुआं, होटल, दुकान और तालाब, सड़कें, सार्वजनिक स्थान है या संगमन के स्थान है पर भेदभाव या प्रवेश वर्जित नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सरकारी नल लगा हुआ है, वो लगाया किसी मान लो सरकार ने लगाया या फिर ऐसे किसी चैरिटेबल ने लगाया है कि लोगों ने इकट्ठे होकर लगा दिया है। अब वहाँ पर 2 परिवार पानी पी रहे हैं और तीसरे परिवार से वो नफरत रखते हैं, तो उससे रोक नहीं सकते क्योंकि वो कैसा है, सार्वजनिक है। लेकिन किसी घर में कोई पीने जाए तो मारेगा, फिर वो सार्वजनिक नहीं है। मतलब ऐसी कि सब लोगों के लिए जो व्यवस्था है, तो किसी एक विशेष आदमी को आप क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। जाति, लिंग या जन्म के आधार पर या किसी भी परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो उस पर आप उसको नकार नहीं सकते, ठीक है। यहीं राज्य, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो नागरिक हैं, आर्टिकल 15 में ही जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनका उत्थान करने के लिए SC ST के लिए क्या निकालने के लिए आता है, एक आरक्षण या उन्नति के विशेष प्रावधान करता है। विशेष प्रावधान से ही निकल के आता है आरक्षण, जो आर्टिकल 16 में पढ़ोगे, ठीक है। आरक्षण तो विशेष प्रावधान करता है उनके उत्थान के लिए। जो लोग कहते हैं ना, समाज में समानता लाने के लिए, जो दबा हुआ समाज है उसको ऊपर लाने के लिए विशेष प्रावधान कौन करेगा, राज्य करेगा। आर्टिकल 15 में स्पष्ट कहता है, क्योंकि किसी भी बात पर या जाति, निम्न जाति है, कोई भी कैसी भी जाति है, उसे क्या करेगा, बराबर का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ये है उसका मौलिक अधिकार। किसका, उस जाति वाले लोगों का, किसी भी जन्म लेने वाले का, किसी स्थान से आ जाए, उसका सबका अधिकार है कि वो सब चीज़ पाएगा जो सब पा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल आता है उसके बाद में 15 का, हाँ ये हो गया पूरा। इसमें आरक्षण की बात की गई थी, 27% सीटें आरक्षित थी 2005 में पिछड़े वर्गों के लिए, और ये 93वां संविधान संशोधन था। आज ये 27 से थोड़ा कितना कर दिया है, थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। आज का ये है 103वां संविधान संशोधन हुआ, लेकिन इसमें EWS कितना कर दिया, 10% कर दिया। जनरल में से भी जो इकोनॉमिकल वीकर थे, मतलब पैसे से कमज़ोर थे लेकिन थे जनरल, ठीक है, उनमें 10% दे दिया। जो अन्य पिछड़ा वर्ग था 24%, उसको क्या, वो 27 था उस पर 24 कर दिया। अनुसूचित जनजाति यानी ST 7.5% कर दिया है अभी हाल ही में, और SC है उसे 15%। मतलब 100 वैकेंसी आई, 100 वैकेंसी में 10 तो लोग होंगे जनरल वाले, 50 से ऊपर वाले, ठीक है, उनमें से बच्चे 40 जनरल में। अब जो 50 नीचे का बच्चा हुआ है उसमें से क्या होगा, 24 OBC से 7.5 और 7.5, ये थोड़ी का हो गया, आधा आदमी काट के दे दोगे, नंबर से लगाई जाती है, ठीक है, और 15% SC से। अभी हो गया, देखो इसमें एक विवाद भी आया कि 50% से ऊपर का आरक्षण नहीं हो सकता अब, लेकिन इस सरकार ने 103वें संविधान संशोधन में दे दिया EWS में, ठीक है। अब जोड़ो, इसको जोड़ दो, ये सब 50 हो जाता है, लेकिन 10 और उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है भारत के लिए। मैंने पहले कहा था 16, 15, 16, 19, 29, 30, तो 15, 16 दोनों पढ़ लिए। तो 16 भी क्या है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब नौकरी में, ठीक है। ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। खंड 6 कहता है इसमें, अनुच्छेद 16 राज्य के किसी अधीनस्थ पद पर नियुक्त के संबंध में सभी नागरिकों को समान नज़र से देखा जाएगा, समान अवसर प्राप्त कराए जाएंगे, ठीक है। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल मूल वंश, उसका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, धर्म या जाति या लिंग या वंशक्रम या जन्म स्थान या निवास स्थान, ऐसे 7 आधार हैं ये। इन आधारों पर अपात्र नहीं किया जाएगा। वो विकलांग है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा। कोई दबा हुआ व्यक्ति है किसी जाति का तो उसे भी आरक्षण दिया जाएगा, उस पर बराबर पे दिया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज तुम क्या निकालते हो मालूम है, तुम ये कहते हो आर्टिकल 16 कहता है सबको समान देखा जाएगा, सबको समान नौकरी मिली जाएगी। आरक्षण कहाँ से आ गया? आरक्षण उसने स्पेशल लिख दिया है, जो विशेष प्रावधान है कि अगर जो कोई समाज दबा हुआ है तो उठाने के लिए हमें क्या चाहिए, परसों बताया था स्टूल 6.5 फुट करने के लिए बताया था, ऐसे ही उसको आरक्षण देना ही होगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 16। वो कहता है कि हम सबको समान देखेंगे। समान देखने का मतलब ये है कोई पहले से नीचा है उसे क्या करेंगे, ऊंचा करेंगे, जो ज़्यादा ऊंचा है उसे नीचे लाएंगे, सबको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। आज का नॉर्मलाइजेशन कहते हैं ना, किसी परीक्षा नंबर 80 पर जाती है, किसी की 70 पे, ऊपर वाले के हटा दिए जाते हैं, नीचे वाले के बढ़ा दिया जाता है, सबको क्या कर देते हैं, समान। वही आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता कैसी रहेगी, समान रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसके अपवाद भी हैं। देखो, भाषा, शारीरिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के
तकनीकी योग्यता आदि इसमें शामिल है। अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। भाषा, अब देखो भाषा पे ऐसे किया जा सकता है जैसे हमारी नौकरी निकाल रहे हैं वो हिंदी में यूपी के लिए, अब आ जाए कोई तमिलनाडु का, वो कहे नहीं भाई हमें नौकरी चाहिए, वो उसे हिंदी नहीं आती, तो इस पर भेद विवाद कर सकते हैं। अब जैसे ही शारीरिक की बात की जाए तो अब फोर्स में चाहिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी 6.5 फुट का या 6 फुट का या 6.5 फुट जो भी लंबाई रखे 170, अब उसमें पहुंच जाए 1.65 वाला, अब वो कहेगा नहीं मुझे मूल अधिकार हनन हो रहा है मेरा 16 वाला, मुझे नौकरी चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें लिखा है इस पर शारीरिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता। अब किसी में डिग्री मांगे डॉक्टर बनने के लिए MBBS, अब तो पहुंच जाओ BSc करके कि मैंने BSc बायोलॉजी से की है, मुझे 2 नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने स्पष्ट लिख दिया है शैक्षणिक योग्यता, भाषा और शारीरिक योग्यता पर भेदभाव किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि किसी में ज़रूरत है हट्टे कट्टे आदमियों के फोर्स में, तो विकलांग नहीं जा सकते, कम हार्ट वाले नहीं जा सकते, क्योंकि ज़रूरत क्या है वहाँ पे बॉर्डर पर एक हष्टपुष्ट आदमी की है। रही बात है उसकी शैक्षिक योग्यता की, तो हाई स्कूल वाला पहुँच जाए नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की डिग्री पार करनी पड़ेगी, इसलिए भेदभाव कर सकती है सरकार, ठीक है, क्योंकि स्पेशल आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है भेदभाव वहाँ नहीं करेगी, समान है, सब समान वहाँ पर है। जैसे विकलांग है, नौकरी लगी तुम्हारी पोस्ट ऑफिस की, तो एक हष्टपुष्ट भी जा सकता है और विकलांग भी जा सकता है, क्योंकि नौकरी कैसी है? ऑफिस की है। हाँ, भेदभाव इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि देखो कोई निम्न वर्ग है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके लिए तो जनरल में डाल दिया, तो उसको नंबर कम पर, उसको ज़्यादा पर, तो ये क्या हो गई? समानता। तो लोक नियोजन में क्या करा रहा है ये? समानता, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 16। अपवाद ये है कि उद्देश्य पिछड़े राज्यों के निवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाना, इसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। अब क्यों कर सकती है? क्योंकि जो कुछ तबका कोई जातिगत कोई तबका दबा हुआ है, तो उसे उठाने के लिए व्यक्तिगत क्या कर सकती है? भेदभाव कर सकती है। इसलिए क्योंकि वो आदमी तो 40 नंबर लायक बना है, क्योंकि उसका समय दबा हुआ है, तुम 60 नंबर लायक हो, तो उसे 40 से उठाकर 60 के बराबर लाने के लिए उसे आरक्षण दे सकती है, ठीक है। जैसे SC ST OBC इसके, ठीक है, SC ST OBC को नौकरी के तहत ये आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। इसी के आधार पर यहाँ पर क्या होता है? पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, वो अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और उल्टा लिख दिया है ना, SC ST OBC इधर थे, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो 16 में सिर्फ यही बात की गई थी। समझने वाली बात है कि लोग निर्णय नौकरी की व्यवस्था का, जो कोई नौकरी देना चाहता है तो भेदभाव ये नहीं होगा कि सिर्फ हम कैसे लेंगे, मलाई लेंगे, मतलब पढ़े लिखे लेंगे, एक ही वर्ग से लेंगे, जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसी से लेंगे, नहीं, सबसे लेने पड़ेंगे। जो वैसा वर्ग है उसे भी मौका दोगे, उसे नंबर कम पर दोगे, इसे नंबर ज़्यादा पर दोगे, जिस लायक है उस लायक उसकी सेवा दोगे, कोई क्या नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे। लेकिन भेदभाव 3 तरह पर किया जा सकता है, भाषा, उस पर भाषा, शारीरिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता। अब उस आदमी की नौकरी लगाई जा रही है इंग्लिश के लिए, उससे इंग्लिश नहीं आती तो नौकरी नहीं दे सकते, मजबूरी है ना, जिससे आती है वो जाएगा, जिसका हस्ब शरीर जो फोर्स लायक नहीं है वो नहीं आ सकता, क्योंकि फोर्स लायक नहीं है, ठीक है। तो इन पर क्या कर सकते हैं हम? भेदभाव, मतलब हम देखो, हम का मतलब यहाँ पर है सरकार से, ठीक है। आ गया मंडल आयोग आता है इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ, इसमें एक चीज निकल के आती है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर की। जनसंख्या में उनका हिस्सा 52% था और SC ST शामिल नहीं थे जबकि इसमें। तो फिर उन्होंने और छानबीन की और थोड़ा काटा उन जातियों को, और जातियों को काटने के बाद में उन्होंने 50% में 27% पिछड़े वर्ग को दे दिया आरक्षण, उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग को ऐसे करके उन्होंने 50% में क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया और 50% रिजर्वेशन कर दिया। लेकिन यही 103वां संविधान संशोधन होता है, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, उस 50% में से उनका हिस्सा हटाकर 10% क्या डाल दिए, EWS, क्या डाल दिए, EWS। तो इस 50% से अधिक नहीं हो सकती, आरक्षण की अधिकता सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, इसे EWS किसके आरक्षण दे दिया उन्होंने, OBC SC और ST का। जो OBC का 27 था उससे कितना आ गया, 24, यहाँ पर 18 होता था वहाँ से कितना आ गया, 15, और यहाँ पर 10 होता था वहाँ से 7.5, सबसे सबका हिस्सा काटकर क्या बना दिया, एक नया EWS 10% हो गया, 50% जनरल, ठीक है। ऐसे बना दिया गया है 103वें संविधान संशोधन ने, ठीक है।
कि तो पिछड़े वर्ग में भी क्रीमी लेयर का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब पिछड़े वर्ग का मतलब है जैसे ओबीसी कास्ट है या कोई जिसके घर से कोई लगा हुआ है। क्रीमी लेयर का मतलब है मलाईदार परत, जो आदमी मलाई मतलब पैसे वाला है उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, जिसकी आमदनी मैं अभी बताऊंगा। और जिसके घर पे आमदनी कम है, गरीब है, लगा हुआ नहीं है, तो उससे आरक्षण मिलेगा। ये प्रावधान कर दिया गया 103 में, ठीक है। इस 103 में संशोधन में ये हुआ कि कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो, 8 लाख वार्षिक से कम आमदनी हो, निवास सदन 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, निगम में आवासीय प्लॉट हो तो 109 यार्ड से कम जमीन हो, निगम से बाहर प्लॉट हो तो 209 यार्ड से कम जमीन हो। ये हो गया तुम्हारा ईडब्ल्यूएस के लिए। और ये उन सब के लिए भी है जो आरक्षण ओबीसी SC ST में लेते हैं। 5 हेक्टेयर 25 बीघा, ठीक है। हाँ, हेक्टेयर तो ज़्यादा होता है, कुछ ज़्यादा लिख गया यहाँ पर हेक्टेयर। एकड़ है, एकड़ है, हेक्टेयर की जगह सिर्फ एकड़ लिखा हुआ है, ठीक है, एकड़। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछात का अंत कैसे करें। तो छुआछात में ये राज्य वह व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है, राज्य के लिए भी और उन व्यक्तियों के लिए भी। कोई किसी से क्या करता है, छुआछात या ऐसी द्वेष भावना रखता है कि हम खटिया पनी बैठ जाएंगे, उठो अभी यहाँ से, ऐसा चलता है अपने लोकल में, वो उसका क्या होगा, इसमें अंत है छुआछात से, ठीक है। कोई गरीब है तो अमीर लोग उसे मतलब अपनाएंगे, मजबूरी है, क्या है, उसका मूल अधिकार है, तो उसी के सामने छुआछात नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो इसमें अस्पृश्यता के आधार पर कोई अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है कि हम BSc हैं और तुम 8 वाले हो, कचाटा वाले हो, जाओ पुअर गाय हट जाओ रास्ते से, ऐसा नहीं कर सकते। योग्यता के आधार पर या किसी जाति विशेष के आधार पर किसी को क्या नहीं कर सकते, छुआछात नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ये फोर्स में भी लागू होता है। फोर्स में भी क्या नहीं कर सकते, जातिगत या ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते कि हम पंडित जी हैं तो क्या शास्त्र पढ़ेंगे फोर्स में, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पर। तो ये भी क्या है, दंडनीय अपराध है। इसमें कुछ सजा वजा का भी प्रावधान है। 600 रुपया इसकी जमानती राशि है और कुछ 6 महीने की सजा है। अब जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत इनमें से अपराध माने जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश या पूजा करने से रोकना। किसी भी मंदिर में कोई भी किसी भी जाति विशेष का जा सकता है, अगर जो उसको रोका जाता है तो उस पर धारा लगेगी और 600 रुपये जुर्माना, 6 महीने की जेल है। किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से रोकना कि आप इस नल से पानी नहीं पी सकते, आप इस होटल में नहीं आ सकते, आप ये हमारा पार्क है इसमें ये इन लोगों के लिए है, ठीक है, चतुर्वेदी त्रिवेदी वालों का है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब जा सकते हैं। सार्वजनिक है तो, उसका निजी है तो निजी में नहीं जा सकते, नहीं मुंह तोड़ देगा तुम्हारा, ठीक है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना।